कहानी की शुरुआत में हम एक कंस्ट्रक्शन साइट पर लेवेन नाम के एक ईमानदार मजदूर को देखते हैं। उसके सामने कई सारे मजदूर बैठे हैं और वह सबको उत्साहित करता है और बताता है कि कौन क्या काम करेगा। फिर सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं और लेवेन भी अपने काम में जुट जाता है। कुछ समय बाद वह ऑफिस के अंदर चला जाता है। वहाँ हम जो और कार्ला को देखते हैं जो इस साइट के मालिक हैं। ये दोनों लोग गार्सिया फैमिली से हैं और सब इन्हें पहचानते हैं। वहाँ जो की बेटी भी थी जिसका नाम जेनी है। जेनी अपने पिता से बात करती है और बताती है कि उसने पहला सेमेस्टर पास कर लिया है। इससे वह बहुत खुश होती है और अपनी खुशी में अपने सभी दोस्तों के लिए एक बहुत बड़ा पार्टी रखना चाहती है जिसकी कीमत लगभग $1640 होगी। ये कोई मामूली पैसा नहीं है, ये बहुत बड़ा पैसा है। इसीलिए जो अपनी बेटी को समझाने लगता है कि इतना बड़ा पार्टी रखना कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन जेनी अपने पिता की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। लेवेन भी उनके बीच बैठा यह सब सुन रहा था। असल में लेवेन उन्हें अपने फैमिली जैसा मानता है और गार्सिया फैमिली भी लेवेन को अपने फैमिली का ही मेंबर मानती है। इनके बीच कोई भी बात छुपी नहीं रहती। वे लेवेन के सामने सब कुछ खोलकर बोल सकते हैं। ठीक इसी समय लेवेन की नजर बाहर पड़ती है और वह देखता है कि काले रंग की एक गाड़ी साइट में घुसती है। गाड़ी से कुछ लोग उतरते हैं। ये देखकर लेवेन समझ जाता है कि ये सभी लोग गुंडे हैं और यहाँ चांदना लेने आए हैं। तो ये सब देखकर जो भी अपनी बेटी को पैसे देने के लिए राजी हो जाता है। अब लेवेन बाहर आता है। बाहर आते ही वह देखता है कि ये लोग उसके एक मजदूर को पीट रहे हैं। यह देखकर लेवेन पास में रखी एक बाल्टी जिसमें कई लोहे की कीलें थीं उठा लेता है और उनके पास जाकर कहता है, मेरे मजदूर को मारना बंद करो और अभी मेरे साइड से बाहर चले जाओ। ये सुनते ही लोग गुस्से में आकर लेवेन पर हमला करने आते हैं। लेकिन लेवेन एक एक करके सभी को बेरहमी से मारने लगता है। जिस तरह लेवेन उन्हें मार रहा था ऐसा लग रहा था जैसे यह उसका रोजगार हो और इस काम में वह बेहद माहिर था। वह एक एक करके सभी को मारकर उनका बुरा हाल कर देता है। अंत में वह उन पर बंदूक तान कर खड़ा होता है। यह देखकर सभी गुंडे डर कर भाग खड़े होते हैं। फिर पीटा गया मजदूर लेवेन से उसका परिचय पूछता है, लेकिन लेवेन कुछ भी नहीं बताता। यहाँ हमें पता चलता है कि लेवेन पहले ब्रिटिश रॉयल मरीन कमांडो में था और वो भी सबसे भयंकर कमांडो में से एक। लेकिन कुछ समय बाद उसने यह काम छोड़ दिया और अब वह बहुत ही साधारण जीवन जी रहा है। फिर थोड़ा आराम करने के लिए बैठते ही उसके पास जेनी आती है और कहती है, मैंने सब देखा, तुमने क्या क्या किया। मुझे पता है तुम कमांडो में थे, ऐसी लड़ाई सिर्फ वही कर सकते हैं। लेवेन उससे कहता है, नहीं, तुमने कुछ भी नहीं देखा, ये सब भूल जाओ। लेकिन जेनी कहती है, अरे मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मैंने खुद भी लड़ने की ट्रेनिंग ली है, मेरे दादाजी भी एक योद्धा थे। इसके बाद वह लेवेन के लिए घर से खाना बनाकर लेबर के लिए लेकर आती है और वही खाना लेवेन को देती है। फिर वह उससे एक वादा करवाती है कि लेवेन हमेशा जेनी की रक्षा करेगा। लेवेन उसे भरोसा देता है, फिक्र मत करो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इतना कहने के बाद जेनी वहां से चली जाती है। इसके बाद लेवेन अपनी बेटी मेरी से मिलने जाता है। लेवेन एक सिंगल फादर था। उसकी पत्नी की मौत बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन उसकी बेटी की कस्टडी उसके नाना रॉथ के पास थी। रॉथ हमेशा कोई न कोई चाल चलता रहता था ताकि लेवेन अपनी बेटी को अपने साथ न ले जा सके। रॉथ को पहले से पता था कि आज लेवेन यहाँ आने वाला है। इसी वजह से उसने जानबूझकर एक पार्टी का आयोजन कर दिया ताकि लेवेन अपनी बेटी को न ले जा पाए। लेकिन लेवेन आज अपनी बेटी को लेकर ही जाने का फैसला कर चुका था। मेरी भी अपने पिता के साथ जाना चाहती थी। इसी बात को लेकर रॉथ और लेवेन के बीच कुछ देर तक बहस होती है। तभी रॉथ गुस्से में कहता है, तू एक कातिल है, तेरी वजह से मेरी बेटी की जान गई। यहाँ हमें असली सच्चाई पता चलती है कि लेवेन की पत्नी ने खुद अपनी जान ली थी। लेकिन रॉथ के दिल में यही बैठा हुआ है कि इन सब का जिम्मेदार लेवेन ही है। रॉथ को लगता है कि लेवेन के आसपास जो भी लोग होते हैं वे बस मरते ही रहते हैं, चाहे वो जंग का मैदान हो या फिर उसका अपना फैमिली। लेवेन इन सारी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और सीधे मेरी के पास चला जाता है। मेरी कहती है, पापा मैं पार्टी में सिर्फ आपका ही इंतजार कर रही थी, मैंने कुछ भी नहीं खाया ताकि हम दोनों साथ में खाना खा सकें। ये सुनकर लेवेन बहुत खुश होता है। वह मेरी को बाहर ले जाता है और दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने लगते हैं। उसी दौरान लेवेन मेरी को एक फोटो फ्रेम गिफ्ट करता है जिसमें मेरी और उसकी माँ की एक बहुत ही खूबसूरत फोटो होती है। मेरी उसे कहती है, मुझे मम्मी पर बहुत गुस्सा आता है, हमें इस तरह अकेला छोड़कर जाना उन्हें बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। तब लेवेन प्यार से उसे समझाता है और कहता है, ऐसी बातें मत कहा करो, तुम्हारी माँ हमारे साथ ही है, बस हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। खैर उस दिन के लिए लेवेन मेरी को छोड़ आता है। इसके बाद वह सीधे वकील के पास जाता है ताकि अपनी बेटी की कस्टडी वापस पा सके। वकील उसे बताता है, तुम्हारा केस दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है, हो सकता है तुम कभी भी अपनी बेटी की कस्टडी वापस ना पा सको, क्योंकि सबको पता है कि तुम गाड़ी में रहते हो और तुम्हारे पास कोई घर भी नहीं है। लेवेन कहता है, मैं पैसे जमा कर रहा हूँ, जैसे ही मेरी मेरे पास आएगी मैं घर खरीद लूंगा। वकील आगे बताता है, रॉथ के पास बहुत पैसा है, उसने लगभग सबको खरीद रखा है। कोर्ट में उसने ये साबित कर दिया है कि तुम्हें PTSD की बीमारी है। मरीन नेवी छोड़ने के बाद से तुम्हारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहा और ऐसे इंसान के पास कोई भी अपनी नातिन को रखना नहीं चाहेगा। फिर भी लेवेन हार नहीं मानता। वह वकील को पैसे देकर कहता है, कोशिश जारी रखो,
अगर मेरी बेटी को वापस पाने का कोई भी रास्ता है तो प्लीज मुझे वापस दिलाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खैर, दूसरी तरफ हम जेनी को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ उसी पार्टी में पहुंच चुकी है। वह सबके साथ मिलकर खूब मजे कर रही थी। तभी बारटेंडर की नजर जेनी पर पड़ती है। वह किसी को मैसेज भेजता है और फिर जेनी पर गहरी नजर रखता है। इसी बीच लेवेन एक छोटी सी घर खरीदने पहुंचता है ताकि उसे गाड़ी में सोना न पड़े और अपनी बेटी को भी रख सके, लेकिन उस घर की हालत बहुत ही खराब थी। ये देखकर लेवेन समझ जाता है कि वह असल में कितना गरीब है, क्योंकि उसके पास एक अच्छा घर खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। वहीं जेनी अपने दोस्तों के साथ नाच गाना कर रही थी। तभी हम दो लोगों को देखते हैं, वाइपर और आर्टेमिस। वाइपर और आर्टेमिस का काम सुंदर लड़कियों का किडनैप करना और उन्हें अमीर क्लाइंट्स के पास भेजना था ताकि वे उन लड़कियों के साथ मजा कर सकें और उनसे काफी पैसे कमा सकें। वे जेनी पर कड़ी निगरानी रख रहे थे। जैसे ही जेनी बाथरूम से बाहर निकलती है, वे तुरंत उसे किडनैप कर लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं और इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बाद जब लेवेन काम पर लौटता है, उसे तुरंत ऑफिस बुलाया जाता है। वहां वह देखता है कि जो और कार्ला दोनों का मूड बहुत खराब है। वे बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। लेवेन पूछता है, क्या हुआ, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? तब जो बताता है, मेरी बेटी 2 दिन से लापता है। मुझे लगता है किसी ने उसे किडनैप कर लिया है। हमने पुलिस से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनकी बातें सुनकर हमें समझ आ गया कि वे सच में कुछ करेंगे ही नहीं। इतना कहने के बाद जो काफी सारा पैसा निकाल कर लेवेन को देता है, वह कहता है, हमारी आखिरी उम्मीद तुम हो। मुझे पता है कि तुम पहले कमांडो थे और तुम्हें इसी तरह के किडनैप करने वाले लोगों को पकड़ने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी को ढूंढो। लेवेन जवाब देता है, तुम लोगों के पैसों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। एक समय था जब मैं कमांडो था, लेकिन अब मैंने वो पुराना जीवन पीछे छोड़ दिया है। मैं अब वह आदमी नहीं रहा। तुम्हें चाहिए तो पुलिस को पैसे दो, वे काम करेंगे। वे कई बार लेवेन को राजी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। इसके बाद लेवेन वहां से निकलकर जंगल के अंदर गहरे चला जाता है, जहां एक घर था। वहां हम एक अंधे आदमी को देखते हैं जिसका नाम है गेनी लेफ्टी। गेनी और लेवेन एक ही कमांडो यूनिट में थे। एक मिशन के दौरान गेनी ने अपने दोनों आंखें खो दी थीं। अब लेवेन गेनी को पूरा मामला बताता है कि जेनी के साथ क्या हुआ। वह बार बार बस यही कहता है, मैंने जेनी से वादा किया था कि मैं उसे बचाऊंगा। जेनी बहुत अच्छी लड़की है, उसके साथ कोई भी बुरा होना बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सारी बातें कहने के बाद लेवेन वहां से निकल पड़ता है। सबसे पहले वह जो के घर पहुंचता है। वहां वह देखता है कि सब लोग रो रो कर बुरा हाल किए हुए हैं। जो खुद को एक कमरे में बंद कर चुका है, वह जेनी की फोटो को देखते हुए फूट फूट कर रो रहा होता है। तभी लेवेन उसके पास जाता है और कहता है, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जेनी मेरी बेटी जैसी है। हम सब एक ही फैमिली का हिस्सा है। मैं अपनी बेटी के साथ कुछ भी होने नहीं दूंगा। इसके लिए अगर मुझे पूरे शहर में लाशों का ढेर भी लगाना पड़े तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। फिर वह कहता है, थोड़ा इंतजार करो, जेनी को कुछ नहीं होगा, मैं बहुत जल्द उसे लेकर वापस आऊंगा। इतना कहकर लेवेन वहां से निकल जाता है। उसे पहले ही पता चल चुका था कि जेनी को आखिरी बार उसी बार में देखा गया था, इसलिए वह सीधे उसी बार में पहुंचता है और चारों तरफ बहुत तेज नजर से निगरानी करने लगता है। तभी उसकी नजर बार टेंडर पर पड़ती है। वह देखता है कि ये बार टेंडर थोड़े से पैसों के लिए लोगों को नशे की चीजें बेच रहा है। लेवेन समझ जाता है कि यह आदमी जरूर कुछ जानता है। वह बाहर जाकर इंतजार करने लगता है कि बार टेंडर कब बाहर निकलेगा। रात में काम खत्म करके जब बारटेंडर घर की तरफ जा रहा होता है तो लेवेन उसका पीछा करता है। वह आदमी अपने घर में घुसकर आराम से सोफे पर बैठा ही होता है। तभी लेवेन अचानक घर के अंदर घुसता है और उसकी तरफ बंदूक तान देता है। बारटेंडर डरते हुए पूछता है, तुम पुलिस हो? लेवेन ठंडे लहजे में कहता है, अगर मैं पुलिस होता तो तेरी किस्मत बहुत अच्छी होती, मैं उनसे भी ज्यादा खतरनाक हूँ। फिर वह जेनी की फोटो दिखाकर पूछता है, ये लड़की कहाँ है? बारटेंडर कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, पुलिस को भी मैंने यही बताया था। मेरे घर रोज बहुत सारी लड़कियां आती हैं। नशा करने के बाद कौन कहां जाता है ये कौन बता सकता है? ये सुनते ही लेवेन को गुस्सा आ जाता है। वह उसे घसीटते हुए बाथटब के पास ले जाता है, उसके मुंह पर कपड़ा रखता है और ऊपर से पानी छोड़ देता है, जिससे उसका दम घुटने लगता है। असल में ये आर्मी की एक खतरनाक टॉर्चर टेक्निक होती है, जिसमें इंसान को पानी में डुबोए बिना ही ऐसा महसूस कराया जाता है जैसे वो डूब रहा हो। इस टॉर्चर को सहन न कर पाने पर वह आदमी टूट जाता है और कहता है, अगर तुम इस काम से जुड़े लोगों के बारे में जान गए तो डर के मारे तुम्हारे सिर पर आसमान टूट पड़ेगा। वे सिर्फ तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम्हारी 3 पीढ़ियों को खत्म कर देंगे। उनकी बात चल ही रही होती है कि तभी हाथ में बंदूक लिए 2 और लोग अचानक घर के अंदर घुस आते हैं। बारटेंडर मदद के लिए चिल्लाने लगता है और वे लोग फायरिंग शुरू कर देते हैं। लेवेन तुरंत बारटेंडर को अपने सामने ढाल की तरह इस्तेमाल करता है। सबसे पहले बारटेंडर की मौत हो जाती है। इसके बाद लेवेन एक एक करके उन दोनों लोगों को भी मार गिराता है। फिर वह उनकी जेब से पैसे निकालता है और घर से बाहर निकल आता है। अब वह उसी घर के बाहर इंतजार करने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि इन 2 लोगों की मौत की खबर सुनकर इस गैंग का कोई सीनियर आदमी जरूर यहाँ आएगा। और अगली सुबह इस घटना की जांच पड़ताल करने के लिए एक आदमी वहां पहुंचता है, जिसका नाम होता है ओलो। ओलो एक रशियन माफिया का आदमी था। इसका मतलब अब मामला और ज्यादा बड़ा होने वाला था।
अब इसमें रशियन माफिया भी शामिल हैं। ओलो घर के अंदर आता है और सब कुछ देखकर समझ जाता है कि ये मर्डर पुलिस या नॉर्मल चोर डाकू ने नहीं की, बल्कि कोई बहुत ही प्रोफेशनल आदमी है। लेकिन पुलिस को लगता है कि ये आपसी गोलियां हैं, जैसे उन्होंने खुद को ही मार डाला। ये सब देखकर ओलो अपने लोगों पर भड़क जाता है। वह उन्हें कहता है, ढूंढो उस आदमी को जिसने मेरी जान लेने और मेरे पैसों को चुराने की हिम्मत की। इस बीच लेवेन बाहर ही इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद एक वैन आती है। हम समझ जाते हैं कि इस वैन के लोग सभी सबूत साफ करने आए हैं। वे अंदर जाकर पड़ चुके शवों को टुकड़ों में काटना शुरू करते हैं, फिर उन्हें ड्रम में भरकर वहां से ले जाते हैं। अब लेवेन ओलो का पीछा करता है। वह उसके घर के पास पहुंचता है और दूर से देखता है कि ओलो घर के अंदर क्या कर रहा है। घर के अंदर जब ओलो की पत्नी उसके पास आती है तो वह उसे सज्जा में थप्पड़ मारता है। दरअसल ओलो अक्सर अपनी नाकामी और गुस्सा अपनी पत्नी पर निकालता था। पत्नी गुस्से में वहां से चली जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर लेवेन घर के अंदर घुस जाता है। सबसे पहले वह अचानक हमला करके ओलो को अजन्म कर देता है। जब ओलो होश में आता है तो वह देखता है कि खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। लेवेन ने कुर्सी पर रस्सी इस तरह बांधी थी कि जैसे ही ओलो रस्सी काटेगा, कुर्सी सहित सीधे स्विमिंग पूल में गिर जाएगा। उसके हाथ पांव भी कुर्सी से बंधे थे, यानी वह पानी से बाहर निकल भी नहीं सका। अब ओलो की मौत पक्की थी। ओलो उससे पूछता है, तुम कौन हो? मुझे लगता है तुम वही चोर हो जिसने मेरे लोगों से पैसे चुराए हैं। तभी लेवेन सारे पैसे उसके सामने ही पानी में फेंक देता है और कहता है, मुझे तुम्हारे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं कोई चोर भी नहीं हूँ। मुझे बस ये बताओ कि ये लड़की कहाँ है। वह जेनी की फोटो दिखाता है और उसका नाम भी बता देता है। लड़की का नाम सुनते ही ओलो रशियन भाषा में गालियां देने लगता है और बार बार डिमी का नाम लेने लगता है। फिर वह लेवेन से कहता है, तुम नहीं जानते कि एक मामूली लड़की के लिए तुम किससे पंगा ले रहे हो। अब तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी 3 पीढ़ियां भी खत्म हो जाएंगी। लेकिन लेवेन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और रस्सी काट देता है। ओलो सीधे पानी में गिरता है और डूबकर मर जाता है। ओलो की मौत के बाद उसका बड़ा भाई वहां आता है, जिसका नाम था साइमन। पूरा संगठन साइमन ही चलाता था। अपने भाई की मौत से वह बुरी तरह टूट जाता है। साइमन के 2 बेटे होते हैं। वह उनसे कहता है, जिसने भी ये किया है मुझे उसकी लाश चाहिए। इतना सुनते ही दोनों भाई लेवेन को ढूंढने निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम लेवेन को देखते हैं। उसके पास अब सिर्फ एक ही सुराग था, डिमी। वह तुरंत डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी में मौजूद अपने एक पुराने साथी को फोन करता है और डिमी के बारे में पूछता है। लेवेन का दोस्त कहता है, मैं तुम्हें सीधे डिमी के बारे में कुछ नहीं बता सकता, लेकिन एक जगह है जहाँ तुम्हें उसका सुराग मिल जाएगा। इतना कहकर वह लेवेन को एक बार का पता दे देता है। लेवेन उस बार तक पहुंच जाता है। वहां हम आर्टेमिस को देखते हैं, जो घर में आए सभी लोगों पर निगरानी रख रहा था। तभी आर्टेमिस लेवेन का शरीर स्कैन करता है और समझ जाता है कि शायद उसके पास बंदूक है। इसलिए वह अपने एक आदमी डॉगी को भेजता है और कहता है, यह आदमी पुलिस हो सकता है। जब डॉगी लेवेन के पास पहुंचता है तो लेवेन उसे काफी सारा पैसा दिखाकर कहता है, तुम्हारे बॉस से मेरी मुलाकात कराओ, ये पैसे ले लो और मुझे उसके पास ले जाओ। डॉगी पैसे लेकर सीधे उसे उसके बॉस और डच के पास ले जाता है। डच कहता है, मैं यहाँ किसी से नहीं मिलता, अब चले जाओ। लेकिन लेवेन बिल्कुल भी नहीं हटा। उसके पास बंदूक भी थी, इसलिए डच अपने लोगों को भीतर बुला लेता है। तब लेवेन एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है। वह सबकी हड्डियां तोड़ देता है। ये देखकर डच डर के मारे उसे रोकता है, क्योंकि उसने लेवेन के हाथ पर टैटू देख लिया था। दरअसल डच भी पहले आर्मी में था और वह समझ जाता है कि लेवेन कोई सिंपल आदमी नहीं है। डच पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए? मुझसे क्या चाहते हो? लेवेन जवाब देता है, मैं तुम्हारे साथ बिजनेस करना चाहता हूँ। डच कहता है, ठीक है, तो कल सुबह तुम मेरे पास आओ, हम साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे और बिजनेस की बात करेंगे। लेवेन ठीक वैसा ही करता है। लेकिन अगली सुबह जब लेवेन उस जगह पहुंचता है तो वह देखता है कि डच अभी तक नहीं आया। उसकी जगह वहां सिर्फ डॉगी और आर्टेमिस मौजूद होते हैं। वे लेवेन से पूछते हैं कि क्या वह पैसे लेकर आया है। लेवेन पैसे उन्हें दे देता है। बदले में वे उसे एक छोटा सा फोन देते हैं और कहते हैं, अब आगे की सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें इसी फोन पर मिलेगी। इसके बाद लेवेन सीधे अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। तभी उस छोटे फोन पर डच का कॉल आता है। डच कहता है, तुम्हारी सीट के नीचे माल रखा है, इसे बेचकर तुम बहुत पैसा कमा सकते हो, लेकिन अगर तुम बड़ा बिजनेस करना चाहते हो तो अपने लिए एक अच्छा सा सूट खरीद लो, क्योंकि आज शाम मैं तुम्हें एक खास आदमी से मिलवाने वाला हूँ। लेवेन समझ जाता है कि उसका प्लान सही दिशा में जा रहा है। वह सीट के नीचे से सारे नशे के सामान निकालता है और उन्हें पानी में फेंक देता है। दूसरी तरफ हम वाइपर को देखते हैं, जो जेनी को अपने एक क्लाइंट के पास लेकर जाता है। ये क्लाइंट मासूम लड़कियों के साथ दरिंदगी करता था, वो भी उन्हें बेहोश करके। खैर, जबरदस्ती वे लोग जेनी को कमरे के अंदर धकेल देते हैं, लेकिन जब वे बाहर पहरा दे रहे होते हैं तभी वह क्लाइंट घबराया हुआ बाहर निकलता है। उसका चेहरा खून से लथपथ होता है, जिसे जेनी ने काट दिया था। वह गुस्से में कहता है, ये लड़की तो बेहोश होनी चाहिए थी। जैसे ही मैंने बैग खोला, इसने अचानक मुझ पर हमला कर दिया और मेरा चेहरा काट दिया। फिर वह चिल्लाकर कहता है, जल्दी जाओ, उसे पकड़ कर लाओ। इतना सुनते ही वाइपर और आर्टेमिस तुरंत जेनी को पकड़ने निकल पड़ते हैं।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूट बूट पहनकर लेवेन डच के पास पहुंच चुका है। डच उसे अपने बॉस डिमी से मिलवाता है, यानी लेवेन का मकसद पूरा हो जाता है क्योंकि वह शुरू से ही डिमी तक पहुंचना चाहता था। डिमी सबसे पहले लेवेन का आईडी कार्ड मांगता है और उसकी एक फोटो भी अपने पास रख लेता है। बदले में वे लोग लेवेन को काफी सारा नशे का सामान दे देते हैं, लेकिन लेवेन वह सब बाथरूम में ले जाकर फ्लश कर देता है। वह इन्हें अपने साथ बाहर भी नहीं ले जाना चाहता। इसके बाद लेवेन घर लौट आता है और बार के अंदर छुपकर खींची गई सारी फोटो देखने लगता है। तभी उन फोटो में उसकी नजर वाइपर पर पड़ती है, जो हर फोटो में जेनी पर नजर रखे हुए दिखाई देता है। लेवेन को पता चलता है कि वाइपर उसी क्लब में मिलता है जहां डच भी रहता है, इसलिए वह फिर से निगरानी करने के लिए उसी क्लब में पहुंच जाता है और वाइपर के आने का इंतजार करने लगता है। लेकिन आर्टेमिस हर चीज पर नजर रखे हुए था। वह देख लेता है कि लेवेन वहीं मौजूद है। वह समझ जाता है कि लेवेन उनकी जासूसी कर रहा है। आर्टेमिस अपने सभी लोगों को चेतावनी देता है, जितनी जल्दी हो सके इस आदमी को मार दो। लेवेन भी स्थिति को समझ जाता है। वह तुरंत एक मोटरसाइकिल उठाता है और वहां से भागने लगता है। बाकी गुंडे उसका पीछा करते हैं और उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगते हैं। कुछ समय बाद लेवेन की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो भी एक पुलिस की गाड़ी से टकराकर। लेवेन नीचे गिर जाता है। तभी वहां एक महिला पुलिस आती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये पुलिस भी गुंडों से मिली हुई थी। तभी साइमन के बेटे वहां पहुंचते हैं, पुलिस को पैसे देते हैं और वह लेवेन को पीटकर बेहोश कर देती है। फिर वे उसे अपनी वैन में डालकर ले जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही लेवेन को होश आता है, वह दरिंदे की तरह साइमन के दोनों बेटों पर टूट पड़ता है। वे बार बार उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लेवेन को संभालना उनके बस की बात नहीं होती। लेवेन एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है। लड़ते लड़ते वह साइमन के दोनों बेटों को गोली मारकर खत्म कर देता है। साथ ही वह ड्राइवर को भी मार देता है, जिससे वैन का फिर से एक्सीडेंट हो जाता है। लेवेन किसी तरह वैन से बाहर निकल आता है और उस वैन को पानी में धक्का देकर गिरा देता है। इस तरह लेवेन साइमन के भाई और उसके दोनों बेटों को पहले ही मार चुका होता है। जब आखिर में साइमन अपने बेटों की लाशें देखता है तो वह अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। वह सबको कहता है, अब मैं किसी भी कीमत पर लेवेन को नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे ऐसी मौत दूंगा कि मेरे दुश्मन भी उसकी मौत का नाम सुनकर कांप उठेंगे। दूसरी तरफ डिमी वाइपर और आर्टेमिस को बुलाता है और गुस्से में वाइपर की बुरी तरह पिटाई करने लगता है। वह चिल्लाकर कहता है, जिस क्लाइंट का चेहरा उस लड़की ने काटा था वही हमारा सबसे अमीर क्लाइंट था। उसके साथ ऐसा होना बिल्कुल नहीं चाहिए था। तुम लोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। फिर वह आदेश देता है, अब जाओ और उस लड़की को अभी के अभी मार डालो। दूसरी तरफ हम साइमन को देखते हैं, जो हाई टेबल के लोगों के साथ एक सीक्रेट मीटिंग करता है। वह गुस्से में कहता है, एक आदमी ने मेरे भाई और मेरे बेटे दोनों को मार दिया है। उसने हमारे पूरे सिंडिकेट का अपमान किया है। तभी हाई टेबल का एक आदमी उसे शांत करते हुए कहता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अपने दो सबसे स्पेशल लोगों को भेज रहा हूँ, वो उस आदमी को संभाल लेंगे। फिर वह आगे कहता है, और हाँ, खबर मिली है कि जिस आदमी ने ये सारी तबाही मचाई है उसके साथ डिमी बिजनेस करता था। अगर डिमी को पकड़ लिया जाए तो उस आदमी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद साइमन अपने आदमियों को लेकर सीधे डिमी के पास पहुंचता है। बिना कुछ कहे ही वे डिमी को बेरहमी से पीटना शुरू कर देते हैं। फिर साइमन बताता है, जिस आदमी के साथ तुम बिजनेस कर रहे थे उसी ने मेरे पिता को मार डाला है। उसका नाम है लेवेन। यहाँ हमें एक बड़ा खुलासा होता है कि डिमी ओलो का बेटा है, लेकिन अपने पिता की मौत पर भी डिमी को जरा सा भी दुख नहीं होता। इसके बाद साइमन लेवेन की फोटो डिमी को दिखाता है। डिमी तुरंत कहता है, अरे इसे तो मैं जानता हूँ। वह लेवेन की आईडी कार्ड की फोटो भी साइमन को दिखा देता है। तभी साइमन डिमी से कहता है, वही आदमी तुम्हारे पास आने वाला है। वो जहाँ भी जाता है सिर्फ लाशों का ढेर छोड़ता है। अब बदले की आग सबके अंदर जल चुकी होती है और इसी के साथ साइमन, डिमी और हाई टेबल तीनों लेवेन से बदला लेने के लिए अपनी अपनी चालें चलने लगते हैं। कुछ ही देर में वे लेवेन की आईडी कार्ड के जरिए उसकी असली पहचान जान लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि लेवेन कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक खतरनाक मरीन मार्कोस कमांडो है। सिर्फ इतना ही नहीं, वे उसके ससुर रोथ और उसकी बेटी मैरी के बारे में भी सब कुछ जान जाते हैं। बिना वक्त गंवाए वे सीधे रोथ के घर पर हमला कर देते हैं। उसी दौरान लेवेन को स्कूल से एक फोन आता है जहां से बताया जाता है कि आज मैरी को लेने कोई नहीं आया। लेवेन तुरंत वहां पहुंचता है और मैरी से कहता है, मुझे लग रहा है कुछ बहुत गलत होने वाला है। अगर रोथ तुम्हारे पास नहीं पहुंचे तो इसका मतलब है कि उनके साथ कुछ हो चुका है। वे दोनों तेजी से घर की तरफ निकलते हैं। घर पहुंचते ही लेवेन देखता है कि पूरा घर आग की लपटों में घिरा हुआ है। बिना एक पल सोचे लेवेन जलते हुए घर के अंदर घुस जाता है और किसी तरह रोथ को जिंदा बाहर निकाल लाता है। बाहर आते ही रो टूटे हुए स्वर में कहता है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। वो लोग तुम्हें ढूंढने आए थे। तभी मैरी रोते हुए लेकिन मजबूती से कहती है, नानू आप आज उन्हीं की वजह से जिंदा हो, वरना आप तो घर के अंदर ही मर जाते और अब आप पापा को ही दोष दे रहे हो। मैरी की ये बात सुनते ही रोथ बिल्कुल चुप हो जाता है। उसकी आंखों में अब गिल्ट और एहसान दोनों साफ दिख रहे होते हैं। अब लेवेन को पूरी तरह समझ आ जाता है कि ये लड़ाई अब यहीं खत्म नहीं होने वाली। हालात और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं और मैरी की सेफ्टी सबसे जरूरी है। इसलिए लेवेन मैरी को लेकर जंगल के अंदर अपने पुराने दोस्त गेनी के पास चला जाता है। वहां पहुंचकर वह साफ शब्दों में कहता है, बहुत हो गया, अब मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, अब कोई झंझट जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गेनी उसकी आंखों में देखकर समझ जाता है कि लेवेन अब पीछे हटने वाला नहीं है।
वह उसे एक सीक्रेट रूम में ले जाता है जहाँ सबसे एडवांस और खतरनाक हथियारों का जखीरा छुपा हुआ होता है। लेवेन अपने लिए कई हथियार चुनता है और आखिरी जंग के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। तभी मैरी भावुक होकर कहती है, पापा मैं आपको खोना नहीं चाहती। ये सुनते ही लेवेन एक पल के लिए रुक जाता है। वह अपना बैज मैरी को पहना देता है और मुस्कुराकर कहता है, मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा, डरना मत, मैं यही हूँ। मैरी उसे कसकर पकड़ लेती है और लेवेन सब कुछ खत्म करने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वाइपर और आर्टेमिस जो जेनी को मारने ले जा रहे होते हैं, लेकिन तभी जेनी अचानक उन पर हमला कर देती है और उनकी गाड़ी जोरदार एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर जेनी वहां से भाग निकलती है। काफी देर तक भागने के बाद वह एक सड़क पर पहुंचती है जहां उसे एक पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है। वह राहत की सांस लेते हुए पुलिस को सारी सच्चाई बता देती है। पुलिस उसे भरोसा दिलाती है और उसे सेफ जगह ले जाने लगती है, लेकिन कुछ ही देर बाद जेनी को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। असलियत ये होती है कि ये पुलिस वाले भी उन्हीं गुंडों के साथ मिले हुए थे और अगला ही पल वे उसे दोबारा वाइपर के पास ले आते हैं। अब जेनी को समझ आ जाता है कि यहाँ कोई भी सेफ नहीं है और भरोसा करने के लिए कोई बचा ही नहीं। अब वाइपर और आर्टेमिस जेनी को जबरदस्ती पानी में फेंक देते हैं। वे उसे वहीं मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वही घटिया क्लाइंट दोबारा फोन करता है। फोन पर वह वाइपर से कहता है, मैं तुम्हें $1 मिलियन दूंगा, बस उस लड़की को दोबारा मेरे पास ले आओ। ये सुनते ही वाइपर की आंखों में लालच चमक उठता है। पैसे के लिए वह तुरंत अपना इरादा बदल लेता है। जेनी की जिंदगी एक बार फिर सौदे की चीज बन जाती है। उधर दूसरी तरफ लेवेन अब सीधे डिमी के अड्डे पर पहुंच चुका होता है। अंदर घुसते ही वह एक एक करके गुंडों को ढेर करता चला जाता है। गुंडे आते जाते रहते हैं और लेवेन उन्हें बेरहमी से मारता जाता है। आखिरकार वह डिमी तक पहुंच जाता है। अपनी जान बचाने के लिए डिमी एक बेगुनाह लड़की के सिर पर बंदूक तान देता है ताकि लेवेन आगे न बढ़ सके, लेकिन लेवेन एक पल भी नहीं रुकता। वह सीधे डिमी के हाथ में गोली मार देता है। फिर वह लड़की से कहता है, यहाँ जितने पैसे पड़े हैं सब ले लो और एक नई जिंदगी शुरू करो। इसके बाद लेवेन डिमी की तरफ देखता है और कहता है, मुझे वाइपर के अड्डे तक ले चल। जान बचाने के लिए डिमी मजबूरन उसे गाड़ी में बैठाकर ले चलता है। कुछ ही देर में वे उस गुप्त अड्डे के बाहर पहुंच जाते हैं। लेवेन डिमी को गाड़ी से बाहर उतारता है। अब डिमी समझ चुका होता है कि उसका अंत करीब है। मरने से पहले लेवेन उससे आखिरी सवाल पूछता है, तुम लोग ये सब गंदे काम क्यों करते हो? डिमी ठंडे लहजे में जवाब देता है, मैं न करूं तो कोई और करेगा। मेरे रुक जाने से ये बुराई बंद नहीं होगी, या तो मैं करूंगा या मेरे जैसे कोई और। ये सुनते ही लेवेन की आंखों में गुस्सा भर जाता है और वह डिमी की कहानी वहीं खत्म कर देता है। अब लेवेन बिना रुके सीधे उस अड्डे के अंदर बढ़ता है जहां आखिरी जंग उसका इंतजार कर रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वही क्लाइंट आखिरकार पहुंच चुका है। वाइपर ने जेनी के हाथ बांध दिए थे और क्लाइंट यहाँ आया है सिर्फ जेनी को टॉर्चर करने के लिए। वह एक एक करके टॉर्चर के लिए अलग अलग उपकरण निकालने लगता है, लेकिन जैसे ही वह जेनी के पास हाथ बढ़ाता है, लेवेन अचानक कमरे में घुस आता है। लेवेन एक एक करके सभी गुंडों को ढेर करना शुरू कर देता है। कुछ ही समय में सभी मार दिए जाते हैं। लेवेन नीचे की ओर जाता है और जब वह दरवाजा खोलता है तो सामने वही क्लाइंट खड़ा होता है। लेवेन एक झटके में क्लाइंट को भी खत्म कर देता है। अब क्लाइंट की मौत हो चुकी है, लेकिन तभी वाइपर लेवेन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है और यहीं से शुरू होती है लेवेन और वाइपर के बीच खतरनाक लड़ाई। इसी बीच जेनी आर्टेमिस पर हमला कर देती है। हालांकि उसके हाथ बंधे थे, लेकिन उसने पैरों से आर्टेमिस को मजबूती से पकड़ रखा था। लड़ते लड़ते कुछ समय बाद वाइपर की गोलियां खत्म हो जाती हैं और लेवेन सीधे उस पर टूट पड़ता है। एक तरफ लेवेन वाइपर को मारता है और दूसरी तरफ जेनी आर्टेमिस की गर्दन तोड़कर उसे खत्म कर देती है। काफी देर की बर्बर लड़ाई के बाद लेवेन आखिरकार वाइपर को भी मार देता है। इसके बाद लेवेन जेनी को मुक्त कर देता है और दोनों अंततः बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि हाई टेबल के लोग पहले ही 2 और गुंडों को भेज चुके थे जो यहाँ पहुंच चुके थे और उन्हें मारने के लिए तैयार थे। तभी पुलिस की गाड़ी भी वहां पहुंचती है। ये 2 लोग नहीं जानते थे कि पुलिस वाले भी उनके ही साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए वे दोनों पुलिस वालों को भी गोलियों से छलनी कर देते हैं और वहीं मार देते हैं। अब उनकी नजर लेवेन पर पड़ती है और दोनों लेवेन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। लेवेन जेनी को लेकर तुरंत किसी सेफ जगह पर छिप जाता है, लेकिन सौभाग्य से उसके पास एक हाई टेक गन थी जिसे वह तुरंत इस्तेमाल करता है और पहले आदमी को वहीं मार देता है। फिर वह दूसरे आदमी के पास हैंड ग्रेनेड फेंक देता है और पल भर में दोनों लोग आकाश में उड़ जाते हैं जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। इस तरह लेवेन लगभग सभी दुश्मनों को जीत चुका होता है और अंततः जेनी को बाहर निकाल लेता है। वह दोनों एक मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से निकल जाते हैं। साइमन ये सब अपनी आंखों से देखता है और तुरंत हाई टेबल को फोन कर पूरी घटना की इंफॉर्मेशन देता है।
हाई टेबल के लोग कहते हैं यह आदमी पूरी तरह एक राक्षस की तरह है, लेकिन उसका उद्देश्य सिर्फ सच्चा था। उसकी दुश्मनी सिर्फ उन लोगों से थी जिन्होंने उस लड़की को बंधक बनाया था। अब लड़की सेफ है और वह और किसी को नहीं मारेगा। उसकी कहानी यहीं खत्म होती है। साइमन ये सुनकर पूछता है, तो मेरे भाई और दोनों बेटों के लिए मेरा बदला क्या होगा? हाई टेबल का जवाब आता है, तुम्हारा बदला हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर चाहो तो अपने लिए लोग रखकर बदला ले सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा, अगर जीवन की कोई माया है तो अब यह सब मत करो, क्योंकि हाई टेबल इस काम में तुम्हारी मदद नहीं करेगी। साइमन यह सुनकर फोन फाड़ देता है और गुस्से में चीखने लगता है। दूसरी तरफ लेविन जेनी को लेकर अपने घर पहुंचता है, जहां उसके फैमिली वाले बेहद इमोशनल हो जाते हैं। वे सभी लेविन का धन्यवाद करते हैं और फिर लेविन सीधे अपनी बेटी मैरी के पास जाता है, जो गेनी के घर से आती है। मैरी अपने पिता को देखकर बहुत खुश हो जाती है और अंत में सभी मिलकर दोपहर का खाना खाते हैं। और इस तरह यह कहानी यहीं पर खत्म होती है।